तो आइए देखते हैं आप लर्निंग आउटकम 3, दैट इज डिजाइन कंपनसेटर्स यूजिंग रूट लोकस मेथड. So in the last learning outcome we have seen design of compensators using Bode plot. अब आप देखिए कि अगर हम बोडे प्लॉट में जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन से पैरामीटर्स पे डिस्कशन करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, दैट इज फेज और मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि फेज लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, उस केस में हमने कंपनसेटर्स को डिजाइन किया. जब हम रूट लोकस मेथड की बात करते हैं तो यहां पर हम ट्रांजिएंट पार्ट की बात करेंगे. ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे उसमें हमारा डैम्पिंग रेशियो भी आ सकता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी हो सकता है. तो ये सब कुछ हमें रूट लोकस मेथड से अगर हम डिजाइन करते हैं तो वहां पर हमें इन पॉइंट्स पे देखना पड़ेगा, इन पॉइंट्स पे गौर करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहां पर जब हम डिजाइन करेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे लीड कंपनसेटर के लिए डिजाइन क्या रहेगी और लैग कंपनसेटर्स के लिए डिजाइन क्या रहेगी. आपने देखा बोडे प्लॉट में फर्क कहां पर पड़ा. फर्क सिर्फ है कि कोई लीड कंपनसेटर के लिए हमारा जो कंपनसेटिंग गेन है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस अल्फा टाउ एस लीड कंपनसेटर किया था, वेयर अल्फा इज लेस देन 1, और 1 प्लस टाउ एस अपॉन 1 प्लस बीटा टाउ एस वेयर बीटा इज ग्रेटर देन 1 लैग कंपनसेटर के लिए. तो स्टेप्स मोर और सेम ही थे दोनों में. जहां पर लैग की बात आ जाती थी वहां पर हमने लैग में फेज मार्जिन सॉल्व किया था और डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए उसको मैच करने के लिए हमने के और फाई सॉल्व किया. रेस्ट ऑफ द जो स्टेप्स थे वो सेम थे, फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना, एटीन्यूएशन फाइंड करना, वो सब कुछ सेम था. तो यहां पर भी वही होने वाला है. जब हम रूट लोकस मेथड में लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर दोनों डिजाइन स्टेप्स देखेंगे तो वहां पर लीड और लैग में स्टेप्स लगभग सेम होंगे, एक्सेप्ट जो उनके गेन कंपनसेटिंग गेन्स हैं वो फॉर्मूलाई अल्फा बीटा की वैल्यूज सिर्फ वही डिफर करेंगी. ठीक है, और उनके डिफर करने से ही जो ट्रांजिएंट टर्म्स हैं वो वेरी करेंगे. राइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनसेटर्स को यहां पर हम डिजाइन करेंगे तो कौन कौन से पैरामीटर्स पे हमें फोकस करना है. हमें देखना है जीटा. ठीक है, जितने भी टाइम रिस्पांस में ट्रांजिएंट में पैरामीटर्स आते हैं, ओमेगा एन, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम एंड सो ऑन, हमें इन्हीं पैरामीटर्स पे गौर करना है. ठीक है, अब देखिए कि डिजाइन ऑफ कंपनसेटर्स जो है रूट लोकस मेथड से डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट है. द रूट लोकस मस्ट बी मॉडिफाइड और रीसेप टू गेट ए कंप्लीटली स्टेबल टाइम रिस्पॉन्स. ये तो क्लियर है. ठीक है, हम जो रूट लोकस है उसको मॉडिफाई करेंगे डिजाइनिंग क्राइटेरिया के हिसाब से, जिससे की वजह से हमें स्टेबल टाइम रिस्पॉन्स मिले. तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं. जैसे सपोज सिस्टम जो हमें गिवन है जिसको हमें कंपनसेट करना है, इफ दैट सिस्टम इज स्टेबल लेकिन उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब या तो राइज टाइम का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, या फिर मैक्सिमम पीक ओवरशूट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, या फिर कोई और पैरामीटर्स उसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी कि उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस अगर अनसेटिस्फैक्टरी है तो उस केस में क्या होगा, पहली कंडीशन. ठीक है, अभी हम इसके आगे इसका बताएंगे कि हम कौन सा कंपनसेटर यूज करेंगे. सेकेंड कंडीशन क्या है, जैसा फर्स्ट में था कि गिवन सिस्टम स्टेबल है, तो सेकेंड में भी हमने कहा कि गिवन सिस्टम स्टेबल है. देखिए स्टेबल सिस्टम को ही हम कंपनसेट या कंट्रोल करेंगे. एंड इट्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज सेटिस्फैक्टरी, ये भी एक कंडीशन मैच कर रही. पहले में अनसेटिस्फैक्टरी था तो हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड में अगर उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी सेटिस्फैक्टरी है और गिवन सिस्टम स्टेबल है बट इट्स स्टेडी स्टेट एरर इज टू लार्ज, अगर स्टेडी स्टेट एरर बहुत ज्यादा है तो उस सिस्टम को करेक्ट करने की जरूरत है. तब यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन हो गई. थर्ड कंडीशन,
थर्ड के केस में क्या है कि अगर कोई सिस्टम है उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों अनसेटिस्फैक्टरी हैं तो क्या होगा। तब आप देखिए कि हम वापस आते हैं फर्स्ट कंडीशन में, और फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा कि गिवन सिस्टम इज स्टेबल बट इट्स ट्रांजिएंट रिस्पांस इज अनसेटिस्फैक्टरी। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इंसर्ट अ लीड कंपनसेटर। और कहां इंसर्ट करेंगे, इन सीरीज विद फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और इस केस में आपको पता है कि जीएस है, जैसे हम एक ब्लॉक डायग्राम अगर बना है, तो यहां पर एक कंपनसेटर इन सीरीज विद द फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो प्लांट का है जीएस, उसके साथ हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इस केस में जो जीएस है, आपको पता है कि जीएस या जीसीएस जो लीड कंपनसेटर का है वो क्या होता है, एस प्लस 1 अपॉन अल्फा टाउ डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 अपॉन टाउ। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फेज लीड के लिए हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है 1 अपॉन अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं के सी अल्फा एस प्लस जेड 0 अपॉन एस प्लस पी पोल्स। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन है, गिवन सिस्टम इज स्टेबल एंड इट्स ट्रांजिएंट रिस्पांस इज सेटिस्फैक्टरी बट इट्स स्टेडी स्टेट एरर इज टू लार्ज। तो अगर स्टेडी स्टेट एरर बहुत ज्यादा है तो उस केस में हमको क्या करना है, लैग कंपनसेटर को इंट्रोड्यूस करना है। तो अ लैग कंपनसेटर इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन सीरीज ठीक है, और यहां पर जो जीसीएस हम लिखते हैं वो बीटा के टर्म में आ जाता है, तो वहां पे आ जाएगा एस प्लस जेड अपॉन एस प्लस पी। आपको पता है कि एस प्लस 1 अपॉन टाउ अपॉन एस प्लस 1 अपॉन बीटा टाउ। यहां फर्स्ट केस में अल्फा लेस देन 1 था, सेकेंड केस में बीटा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कि यहां पर क्या पार्ट आता है। अब थर्ड कंडीशन में वापस आ जाइए। थर्ड कंडीशन में गिवन सिस्टम हैज ट्रांजिएंट रिस्पांस एज वेल स्टेडी स्टेट रिस्पांस अनसेटिस्फैक्टरी, दोनों। तो देखिए, जब पहले क्या अनसेटिस्फैक्टरी था, ट्रांजिएंट रिस्पांस, तो हमने लीड कंपनसेटर को इंट्रोड्यूस किया। सेकंड में क्या, स्टेडी स्टेट एरर या स्टेडी स्टेट रिस्पांस अनसेटिस्फैक्टरी था, तो उसमें हम लैग को यूज किया। अब यहां पर दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दोनों को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट लीड एंड लैग कंपनसेटर बोथ इन सीरीज विद द फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये तो तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि लीड कंपनसेटर में कौन सी पैरामीटर्स ज्यादा यूज होते हैं। तो इन लीड कंपनसेटर डिजाइंस जीटा एंड undamped natural frequency omega n is mainly used। ठीक है,
अब आपको पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, एस इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा के एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है सिग्मा एंड जे ओमेगा, ठीक है। और यहां पर अगर कोई पोल्स है हमारे पास, सपोज दीज आर द पोल्स, तो इन पोल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, तो आपको पता है कि ये कुछ ना कुछ एंगल होगा। एक तो कुछ, आप पहले ये देखिए कि इसको हमने ज्वाइन किया, तो दिस इज ओमेगा डी एंड दिस इज ओमेगा एन, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है, हम एक ही में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सेपरेट आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। आपको पता है कि जो है जीटा लेस देन 0 होता है इस साइड में, ठीक है, एंड जीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फॉर different जीटा you will get different lines। तो सपोज ये 0.2 के लिए है, ये 0.7 के लिए है, 0.9 के लिए है, ये भी 0.9 के लिए है, 0.7 के लिए है, 0.2 के लिए है। तो आपको ये दिख रहा है कि जो डैम्पिंग रेशियो है दैट डिटरमाइंस द एंगुलर लोकेशन ऑफ द पोल्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जीटा डिटरमाइंस, ये समझने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, जीटा डिटरमाइंस एंगुलर लोकेशन ऑफ द पोल्स, while distance of the pole from the origin is determined by the, जो हमने पहले में लिखा, distance from the origin to the pole is determined by the natural undamped natural frequency। this is the pole P1, this is the pole P2, ठीक है, ओमेगा n, ठीक, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये जो डोमिनेंट पोल्स हैं जैसे P1 एंड P2, दीज आर द पोल्स, तो इनके जो आप यहां पर देखो कि ये ओमेगा n है ऐसे, है ना, और इस एक्सिस पे जे ओमेगा डी हो जाएगा, तो उसके आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो क्या होगा, जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा टी एंड द लाइन्स ऑफ कांस्टेंट आर रेडियल लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स। ये तो सब आपको कहानी पता चल गई। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, लीड कंपनसेटर को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो डिजाइन ऑफ लीड कंपनसेटर यूजिंग रूट लोकस मेथड। तो जो भी हमें गिवन होगा उसका हम अनकंपनसेटेड रूट लोकस, भी कंपनसेटर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो अनकंपनसेटेड रूट लोकस हमें उसको स्टेप 1 में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। नाउ इतना करके फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हो जाता है। अनकंपनसेटेड रूट लोकस हमने ड्रॉ कर लिया विदाउट एनी कंपनसेटिंग नेटवर्क। तो अनकंपनसेटेड रूट लोकस ड्रॉ करने के बाद हमें स्टेप 2 में क्या करने हैं, आपको पता है, स्केच द अनकंपनसेटेड रूट लोकस यूजिंग गिवन स्पेक्स, ठीक है। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें लोकेशंस फाइंड करनी, फाइंड द तो फाइंड द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स यूजिंग स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आपको पता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती है एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन जीटा एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो आप उसके देखिए रूट्स क्या आते हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हमें डिजायर्ड लोकेशंस या डोमिनेंट क्लोज लूप्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 में। तो ये तो स्टेप 3 में एज्यूम द लीड कंपनसेटर विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लाइक दिस, जो कि हमने पहले वहां पर मेंशन किया बिफोर स्टेप 1, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, फाइंड एंगल ऑफ ईएस एचएस एट डोमिनेंट पोल्स, फाइंड एंगल ऑफ जीएसएचएस एट डोमिनेंट पोल्स। And what you have to ensure in this, ensure that
दिस एंगल इज, ठीक है। तो अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि एक एडिशनल एंगल फाई आपको ऐड करना है, जिसकी वजह से आपको ऑब्टेन द सम as odd multiple of 180 degree. This angle is contribution of lead compensator to be designed. ठीक है। अब आते हैं स्टेप 5 में। So step 5 में determine locations of zeros and poles of lead compensator. Here the value of alpha and tau can be calculated from phi. We will see in numerical problems कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब स्टेप 6 में हम देखते हैं, जैसे बोडे प्लॉट में हम क्या करते थे, गेन के फाइंड करते थे, वैसे यहां पर भी डिटरमाइन, तो डिटरमाइन ओपन लूप गेन के बाय अप्लाइंग द मैग्नीट्यूड कंडीशन एट पॉइंट पी। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कंडीशंस कैसे थी, ठीक है। के को फाइंड करने के लिए जीरोस का पोल्स का डिवीजन लेना होता है, मींस जितने भी पोल्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय जीरोस के। ये तो आपने देखा है रूट लोकस मेथड में। तो स्टेप 6 हो गया। अब स्टेप 7, जैसे बॉडे प्लॉट में हमने देखा था जब डिजाइन कर रहे थे यूजिंग बॉडे प्लॉट, तो वहां पर केसी फाइंड किया था, वैसे यहां पर हम के की वैल्यू, केसी की वैल्यू के से फाइंड करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप 8, so lastly calculate the transfer function GCS using KC अल्फा टाउ एंड टाउ बाय पुटिंग, देखिए टी लिखिए टाउ लिखिए, हमने टाउ लिख दिया तो टाउ से, पहले हमने टी लिया होगा तो टी से चलेगा। इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, GCS इक्वल्स टू KC और 1 प्लस टाउ एस अपन 1 प्लस अल्फा टाउ एस, KC इंटू अल्फा, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर द डिजाइनिंग ऑफ लीड कंपनसेटर्स यूजिंग रूट लोकस मेथड। अब आइए देखते हैं डिजाइनिंग स्टेप्स फॉर लैग कंपनसेटर यूजिंग रूट लोकस। So this is the compensator gain for lag compensator, ठीक है। अब हम वैसे ही जैसे स्टेप हमने लीड कंपनसेटर के डिजाइनिंग में देखे वैसे ही स्टेप्स होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बीटा ग्रेटर देन 1 है फॉर लैग कंपनसेटर, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स थोड़ा सा चेंज होते चले जाएंगे, अदरवाइज सिमिलर स्टेप्स हैं। तो वहां पर फर्स्ट स्टेप क्या था, अनकंपनसेटेड सिस्टम के लिए आपको क्या करना था, रूट लोकस ड्रॉ करना था। तो यहां पर भी वही करना है, ठीक है। और अनकंपनसेटेड सिस्टम क्या होता है, जीएस, जीसीएस के जो सीरीज में लगा था जीएस, दैट इज अनकंपनसेटेड सिस्टम, उसका हमें रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप वहां पर हमने क्या किया था, जो डोमिनेंट पोल्स थे वो हमने फाइंड आउट किए थे, तो यहां पर भी हम वही करेंगे, जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दीज आर द डोमिनेंट पोल्स ऑन द रूट लोकस, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टेप 3, अब ये जो हमने यहां पर फाइंड जीसीएस हमने लिखा था, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जीएस इंटू जीसीएस फाइंड करना है, ठीक है। इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हमें देखना है, और इक्वेशन 1 में हमें जीसीएस पता ही है, ठीक है। स्टेप 4 थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि लीड कंपनसेटर के केस में हम ये सब बता चुके हैं पहले ही।
अब वहां पर स्टेप 4 में हमने क्या किया था, वहां पर गेन सॉल्व किया था, तो यहां पर भी गेन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द गेन, ठीक है। ये स्टेप 4 में हमने कर लिया। स्टेप 5 में so in step 5 compare the uncompensated error constant with the desired error constant, क्योंकि हमें desired error constant given होगा, ठीक है। On calculate the necessary increase that must result from the pole zero ratio of the compensator, and pole zero ratio compensate जो ratio है that is z upon p, p are the poles, z are the zeros, और ये हमने अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देखा था, दैट इज बीटा। यानी कि अल्टीमेटली हम यहां पर क्या फाइंड कर रहे हैं, बीटा फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अनकंपनसेटेड एरर को डिजायर्ड एरर कांस्टेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। स्टेप नंबर 6, विद द नॉन रेशियो ऑफ पोल जीरो कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपनसेटर, जो हमने जेड अपॉन पी फाइंड आउट किया, डिटरमाइन अ सुटेबल लोकेशन ऑफ पोल एंड जीरो ऑफ द कंपनसेटर, suitable location of the pole and zero of the compensator, ठीक है, so that compensated root locus will still pass through the desired root location। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है, locate the pole and zero near the origin of S plane in comparison to omega n, सिंपल, ठीक है। ये हमें करना है, स्टेप 6 का जिस्ट जो है वो ये हो गया, समझ गए। तो यहां पर इतने स्टेप्स हैं, लैग कंपनसेटर के केस में 6 स्टेप्स हैं जो हमें यूज करने हैं। अब इन स्टेप्स को अच्छे से आप तभी समझ पाएंगे जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हम देखेंगे पीएसएम मॉड्यूल में इनके प्रॉब्लम्स, तो वहां पर इन स्टेप्स को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इन स्टेप्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अभी हमने डिस्कस किया है लर्निंग आउटकम 3, दैट इज डिजाइन कंपनसेटर्स यूजिंग रूट लोकस मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।